नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं और जिसकी की मार्गदर्शन बहुत ही, मैं बोलूं तो बिल्कुल ना के बराबर, वो है इकोनॉमिक ऑप्शनल। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में हमारे साथ वरुण कुमार जी हैं, जिन्होंने 3rd रैंक बीपीएससी में लेकर के आए हैं और साथ ही साथ ये यूपीएससी भी क्वालिफाई कर गए। तो इसके ऊपर हम वरुण कुमार जी से अप्रोच लेंगे और ये ऐसा हम क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे करेंगे। तो वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। जी, थैंक यू सर। वरुण जी, ये क्वेश्चन पेपर मैंने निकाला है यूपीएससी 65th बीपीएससी का। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए कुछ कोचिंग और ऐसे कुछ चीज का सपोर्ट लिया था क्या सर? नहीं सर, इकोनॉमिक्स के लिए मैं साथ ही साथ तैयारी किया करता था जब यूपीएससी का, और मेरा बैकग्राउंड भी था इकोनॉमिक्स में, तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा बीपीएससी के लिए खास कोचिंग नहीं ली थी। जब आप कोचिंग नहीं लिए तो आपके पास तो बिल्कुल यूनिक स्ट्रैटेजी होगी, आपकी अपनी खुद की सेल्फ मेड स्ट्रैटेजी होगी। जी सर। तो वरुण जी, हम क्वेश्चन और उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा सर, आपसे ये पूछूंगा कि इसको कहाँ से आंसर लिखा जा सकता है, इसमें कैसे पैटर्न में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे कि नहीं। तो वो सिंपल आइडिया जो ये सब बच्चों को नहीं और एस्पिरेंट्स को नहीं पता है, उसके बारे में करेंगे। तो सर, पहला जो क्वेश्चन है कि डिस्कस द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई एंड डीपीआई एंड डिस्कस देयर रिलेशनशिप। तो ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे एड्रेस किया वरुण जी? इसके लिए किताब कौन सा रेफर कर सकते हैं हम, वो कौन सी बुक है और वो ऑप्शनल लेवल कौन सी बुक होगी? ये सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एचएल होजा की आती है सर, एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहां से सर ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि उस किताब में सर इन सारे टर्म्स को एचएल होजा ने काफी अच्छे से, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और जैसा कि मैं सर देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। अगर उसको फ्रेगमेंट्स में बांट दिया जाए तो क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। जैसे है सर, पहले डिस्कस द मीनिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, जितने भी टर्म्स दिए हैं इन्होंने, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, डीपीआई, इन सबको सर एक बार डिफाइन कर देंगे और इनके सर छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, तो इन सबको डिफिनीशन में हम लिख देंगे। और उसके बाद सर ये हो जाएगा। फिर यूजेस ऑफ जीएनपी पूछा है, फिर अगले पारा में हम स्टार्ट करेंगे कि यूजेस क्या होते हैं। जैसे नेशनल प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, नेशनल इनकम के कहाँ यूजेस हैं, पर्सनल इनकम के कहाँ यूजेस हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के कहाँ यूजेस हैं, ये किस कैलकुलेशन में यूज आता है, ये सीपीआई में सीपीआई कैलकुलेट करने में ऐड होता है कि नहीं होता है, या डब्ल्यूपीआई या आईआईपी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो बताएंगे, और ये कैसे हमारे कैसे इनके जो भी है, जैसे बेस ईयर वगैरह है, सब कुछ कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। और सर जो थर्ड पार्ट है, एंड डिस्कस देयर रिलेशनशिप, तो ये जो थर्ड पार्ट है सर, तो जैसे हम देखते हैं, जैसे कोई ग्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो वो नेट आ जाता है। तो इस तरह सर सारे इक्वेशंस की ही रिलेशनशिप आ जाएंगे। तो थर्ड पैराग्राफ में आप सारे इक्वेशंस लिख दीजिए, उनका थोड़ा एक लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए, तो ये आपका काफी अच्छा आंसर हो जाएगा। और ये सारा कंटेंट जो है एचएल होजा में काफी अच्छे से दिया हुआ है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लिख देंगे तो ये थोड़ा सा एक टेस्ट और ऐड कर लेगा आपका उसका। और इसमें वेन डायग्राम तो बना नहीं सकते सर, जैसे कि एक बड़ी सी सर्किल जीडीपी और उसके अंदर एनडीपी और ये सब का तो स्कोप है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसमें वेन डायग्राम और फ्लो चार्ट तो नहीं, पर हाँ वो नेटवर्क से जो आप कह रहे हैं कि वो जो नेटवर्क एक बनता है, नेटवर्क बनाया जा सकता है सर। जी, नेटवर्क के थ्रू हम जीडीपी, जीएनपी और उनके आपस के इंटररिलेशन से डिस्कस कर सकते हैं। जी। और इसके साइजेस को भी बता सकते हैं कि कौन सा कब किस केस में बड़ा होगा, जीएनपी कब बड़ा हो जाएगा, जीडीपी कब बड़ा होगा। तो ऐसा कुछ जी बिल्कुल। तो इसके लिए एचएल आहूजा है और एमएल झिंगन भी शायद ऐसा किताब पहले ट्रेडिशनल था, तो वो आप लोग फॉलो करते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है सर। जी। अच्छा, और सर इसमें कुछ जैसे किताबों को लेकर के इकोनॉमिक्स में एक चीज भी है कि फॉरेन राइटर्स की तो किताब मिल जाती है और इंडियन राइटर्स तो बहुत ही लिमिटेड है। इसमें सॉन्ग सीरीज का भी कोई काम कर सकता है क्या सर? सॉन्ग सीरीज जो उसमें आता है सर, मैंने तो नहीं रेफर किया था, लेकिन सर बीपीएससी का जितना भी सिलेबस है उसमें सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए दोनों की सर एचएल होजा की किताब आती है। और सर डेवलपमेंट और
इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एमएल झिंगन आता है सर। ये 4 सेक्शंस ही हैं जो बीपीएससी के सिलेबस में है, और तो इन चारों किताब को पढ़ने से हो जाएगी सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है एचएल आहूजा, एक आप एक तरह से ग्रंथ मान लीजिए उसको, और फिर जो रेफरेंस के लिए एमएल आहूजा हो गए, पहले सेट ही हम लोग के टाइम में हुआ करते थे, तो आप आजकल तो आप इन्हीं सब किताबों से कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मेथड्स कैन बी यूज्ड, व्हाट मेथड्स can be used to separate the income effect and substitution effects of the change in the price of a commodity. Explain with the help of the diagrams. अब इसका तो जैसे आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है, तो इसको तो दो एस्पेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं, ग्राफिकल एस्पेक्ट से और मैथमेटिकल एस्पेक्ट से। तो आपने कैसे इसको मैनेज किया सर? यहाँ पे सर जैसे ये क्वेश्चन सर है अंडर ग्रेड लेवल का ही है, तो वहाँ पे हमने ग्राफिकल एस्पेक्ट से पढ़ा था। तो इसमें क्या है सर कि जैसे दो एस्पेक्ट्स हैं, हिक्सियन और स्लट्सकी, ये दोनों एस्पेक्ट हैं सर। तो इनसे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि प्राइस इफेक्ट के कंपोनेंट्स है, इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर मेथड्स में तो वही आ जाएगा, स्लट्सकी और हिक्सियन। तो ये दोनों मेथड्स आप थोड़ा सा उनके बारे में 2 4 5 लाइन डिस्क्राइब कर दीजिए कि मेथड क्या है, उसमें कैसे कर्व्स यूज होते हैं, वो थोड़ा सा। और उसके बाद सर इसमें 3 गुड्स का केस बनेगा सर, कि नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। तो इन तीनों का सर एक एक डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि सर 5 पेज लिखना है तो 5 पेज बिल्कुल लिख नहीं सकते हैं हम। 2 डायग्राम बना देंगे, 3 डायग्राम बना देंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो काफी ईजी हो जाएगा और फिर भी अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा सर, एक चीज ये पूछा था, जैसे डायग्राम आपने कुछ बनाया और उसमें कुछ आपने इंफॉर्मेशन लेवलिंग करने के लिए कुछ वर्ड्स आपने उसको डाल दिया, तो क्या वो आंसर राइटिंग में काउंट हो जाते हैं वो, कि उसको एक्सक्लूड करके एग्जामिनर देखते हैं? नहीं सर, बीपीएससी में सर वर्ड लिमिट्स नहीं होते हैं, तो आपको वो अच्छा पेज ही अच्छा, बेसिकली फिल करना होता है, तो वो ओके बीपीएससी ओके, में काउंट नहीं करते हैं वर्ड्स। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये सेम रिपीटेड है। इस क्वेश्चन पे आते हैं सेक्शन 2 में। इज द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, an important tool for investment in India's basic structure? Discuss the role and importance of PPP model in the development of the basic infrastructure by supporting examples. तो इसको कैसे अप्रोच किया सर? इसके लिए पहले रेफर बुक्स बताइएगा, या फिर कोई मैगजीन या आर्टिकल अगर आपने पढ़ा हो तो वो बताइएगा सर। ये सर एक तो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है सर, जहाँ पीपीपी मॉडल्स डिस्कस किया हुआ है, वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है, थिंकन की। और इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स वगैरह होता है सर, थोड़ा जैसे थोड़ा एक रमेश सिंह की बुक आती है सर, इंडियन इकोनॉमी की, तो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो इन दोनों किताब से आपको स्टैटिक कंटेंट मिल जाएगा। और पीपीपी से जैसे हम लोग जानते हैं कि आज की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये काफी ज्यादा फोकस कर रही है पीपीपी पे, तो रेगुलर करंट अफेयर्स वगैरह आते रहते हैं। तो वहां से सर करंट अफेयर्स से इसमें है जो ऐड हो जाएंगी चीजें, कि कौन से पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे भूजल अभियान है, तो ये पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करके किया जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को इसमें रोपिंग किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा करंट लिखने से 1 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा टीचर को, इन रिलेटर को अच्छा लगा तो। अच्छा, डेवलपमेंट इकोनॉमी में किनकी किताब यहाँ पे काम करेगी सर? एक तो आपने रमेश सिंह बताया जो करंट के अपडेट्स के लिए अच्छा है, और स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कोई इसमें जिसमें पीपीटी मॉडल अच्छे से दिया हुआ हो? एमएल झिंगन सर। अच्छा, एमएल झिंगन की डेवलपमेंट इकोनॉमी काम कर जाएगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्कस द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू डबल फार्मर्स इनकम इन इंडिया बाय 2022। अब मेरे यहाँ पे सवाल ये है सर कि ये तो ऑप्शनल का पेपर है, और जो क्वेश्चन है ये कुछ जनरल स्टडीज में भी पूछा जा सकता है और ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है। तो वो ऑप्शनल का एस्पेक्ट्स कैसे अलग करें जिससे कि मार्क्स हम यहाँ पे गेन कर पाए? जैसे सर इस क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ मैं, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये सर एक और किताब मैंने पढ़ी थी, उषा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सर, कोई बात इंडियन नहीं, हम इकोनॉमी की। तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर, आपसे पूछ के जी। उषा उनका फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम सर मुझे याद नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। अच्छा, जी जी। तो इसमें है सर, जैसे मैं देख रहा हूँ, डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सर यहाँ पे जैसे एक तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स एंड इम्पोर्टेंस तो सारे बच्चे लिख ही देंगे, क्योंकि वो जीएस में भी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे है सर, जैसे थोड़ा सा उन्होंने एक डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट है सर, लुईस रानी फेई मॉडल कहते हैं उसको। ओके ओके।
हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। उसका एक डायग्राम जी बन जी जाएगा कि एग्रीकल्चर जी से जी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव करें। तो वो सर लुइस रानी फेई मॉडल है, वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो वहाँ से जी जी। काफी सारे मेजर्स मिल जाएंगे जो हेल्प करेंगे तो आपने तो इनकम या ये बहुत ही अच्छा क्लू दिया कि इसमें थोड़ा सा मॉडल्स के भी एस्पेक्ट्स को डालना पड़ेगा। और ज्यादा जी थोड़ा सा मैंने देखा कि जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं उनके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और क्वेरीज होती है कि ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स यहाँ कुछ काम कर सकते हैं क्या सर? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ऐसे कुछ जो रेफरेंस के लिए मैगजीन है कि या तो डाइवर्ट हो जाएंगे, आपका इसमें क्या मत है नहीं सर, डाइवर्ट हो जाएंगे सर। मतलब ईपीडब्ल्यू सर? जी एक काफी अलग लेवल की मैगजीन है, तो जी मैं नहीं रेफर करता था। बाकी अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। जी। तो इसको भी हम बहुत हद तक स्टैंडर्ड बुक से भी कर सकते हैं। और जी इस जो अगर ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज भी कर दें एग्जामिनर को। ठीक है। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। डिस्क्राइब एमएसएमई सेक्टर एंड हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्कस द रोल ऑफ एमएसएमई पॉलिसी इन बिहार। अब ये ऑप्शनल में थोड़ा सा बिहार का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो आप मुझे वो रेफरेंस डेटा, वो रिसोर्सेज जरूर बताइएगा सर, जहाँ से ऑप्शनल लेवल का डेटा हम डेवलप कर ले पाए और इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर पाए। ये सर जैसे डिस्क्राइब एमएसएमई सेक्टर से, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था सर क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी 2020 में, जी 2019 या 2020 में। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले तो एमएसएमई सेक्टर्स को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर सर। तो वो एक पार्ट हो जाएगा, डेफिनेशन का एक फ्लो चार्ट बना दिया वहाँ। फिर जी वहाँ पे सर इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक आपने डिस्क्राइब कर दिया कि है जो कैसे ये जीडीपी ग्रोथ में या एक्सपोर्ट पोटेंशियल कैसे डेवलप कर रहा है बिहार का। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सर बिहार पे ही फोकस रखेंगे हम। और जी यहाँ जी पे सर एमएसएमई पॉलिसी इन बिहार जो है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए थे। जी जैसे इंडस्ट्रियल कमीशन वगैरह बैठाए थे एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। तो वो सारे स्टेप्स आप लिख सकते हैं। जो 7 निश्चय भी अभी किया था, उसमें भी एमएसएमई डेवलपमेंट की बात की गई थी कि कैसे उसको डेवलप करेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे सर एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ कि बिहार में सर एमएसएमई काफी ज्यादा अमाउंट में है। तो जी इससे होता क्या है, जो बिहार में इनइक्वालिटी होती है, इनकम इनइक्वालिटी होती है, वो जी फिर सर कम हो जाती है। और जो जी एक्सटर्नल इफेक्ट होता है वो कम हो जी जाता है। तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बिहार से रिलेटेड। तो इन जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है तो उनको तो बिल्कुल ही आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। तो ये तो बहुत आपने अच्छा स्टैंडर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि आपको थोड़ा सा एमएसएमई के पर्सपेक्टिव में बिहार के उस सिनेरियो को डिस्कस कर लेना चाहिए जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, इनइक्वालिटीज को कैसे कम कर रहा है। और इसमें बहुत हद तक हमें करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा चैनलाइज करके रखना है। तो और इसके लिए तो थोड़ा सा मैगजीन का सपोर्ट हमें लगता है लेना पड़ेगा सर, क्योंकि जी ये सर, बहुत क्योंकि करंट। जी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ ये सारे करंट में ही थे। जैसे एग्रीकल्चर, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं विदेश में, तो उसी से रिलेटेड जी है। जी। एमएसएमई करंट से रिलेटेड था। ये लास्ट दो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं सर। डिस्कस द डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंस 2010। अब यहाँ पे सर थोड़ा सा मैं ये आपको जानना चाहूंगा आपसे कि कॉम्पोजिशन में हमें बहुत सारे हमारे एक्सपोर्ट्स के आइटम्स हैं और इंपोर्ट में भी बहुत सारे आइटम्स हैं और वो बदलते रहते हैं। और जी जी डायरेक्शन में भी देख रहे हैं कि चेंज भी हो रहा है हमारा। पहले कभी अमेरिका हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर होता है, कभी चाइना हो जा रहा होता है। तो इतने सारे जी फैक्ट्स और वो भी 2010 से हमको मैनेज करके रखना है। तो इसको कैसे डील किया जा सकता है कि ट्रेंड्स पे बात कर लें कि डेटा पे बात कर लें कि एनालिसिस पे बात कर लें? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसको एक्सप्लेन करिए सर। जैसे सर मैं समझता हूँ अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो पढ़ेगा ही। और ये जी जी क्वेश्चन सर सीधा साधा इकोनॉमिक सर्वे से आ जाता है सर कि फॉरेन ट्रेड की बातें उसमें काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो इसका स्टैंडर्ड सोर्स तो सर इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा हमारा। और जी इसमें सर जैसे आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं है आप उसको ऐसे डिटेल में लिखें कि फर्स्ट चाइना था, सेकंड यूएस था, थर्ड बांग्लादेश था। वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं द टॉप 3 एक्सपोर्टिंग नेशंस ऑफ इंडिया ओके या द टॉप इम्पोर्टिंग नेशंस ऑफ इंडिया। तो मतलब वहाँ पे आप जी थोड़ा सा कन्वेंट कर सकते हैं चीज़ों को अपने एडवांटेज के लिए। जी।
ये तो अच्छा हिंट किया आपने। सर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे उसमें तो डेटा रहता है और जैसे इसको कॉम्पोजिशन चाहिए तो किसी किसी इकोनॉमिक सर्वे में हमें ट्रेंड मिल जा रहा होता है। तो इसमें कुछ बुक आप गाइड करना चाहेंगे सर, जैसे मिश्रा पुरी की या फिर रतन सुंदरम की कोई किताब, जिसमें कि हमें लास्ट 10 इयर्स के एक रफ आइडिया मिल जाए। ऐसा रेफर आपने कैसे इसको मैनेज किया था इसको यहाँ पे? मैं सर मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो कोई बुक रेफर नहीं किया था, लेकिन जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सर इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है। जी जी। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सर कि फॉरेन ट्रेड कैसे एडवांस करता है किसी डेवलपिंग नेशन का। तो वहाँ पे मैंने वो यूज किया था, और बाकी यहाँ से सर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और डेटा जो है मैंने सर्वे से ही लिया था। तो सर इसके लिए मैंने ऐसे कोई किताब रेफर नहीं की थी फॉरेन ट्रेड के लिए। तो सर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए आपने कौन सी किताब रेफर की थी? इसके लिए सर वो एचएल हो जाए कि जो एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है उसी जी में जी। है सर। उसी में एक सेक्शन है इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके अलावा सर एक काफी स्टैंडर्ड बुक है सेल्वाटोर की, इंटरनेशनल जी इकोनॉमिक्स। जी तो जी। वो सर यहाँ पे काफी रोल प्ले करता है। जितने भी इंटरनेशनल के क्वेश्चंस आते हैं आप लगा लीजिए सीधे सीधे वही उसी किताब से ही आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल अच्छा के लिए अच्छा। सर सेल्वाटोर। सैल्वाडोर की किताब है, ठीक है सर। अब ये तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन लग रहा है सर। डिस्कस द एडहेरेंस टू द फिस्कल डिसिप्लिन is considered by the government to be healthy financial management. To what extent the budget 2019-20 covers the government's competing goals and fiscal discipline? इस क्वेश्चन को कैसे मैनेज किया? जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये तो बिल्कुल बजट से ही, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन उठा के दे दिया। जी जी जी। मतलब इसमें मेरा कहने का मतलब है सर, कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के ऊपर आपने ज्यादा रिलाई किया क्या सर? न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में सर जैसे क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाता है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस, अगर मैं लिखता इस क्वेश्चन को तो मैं एफआरबीएम एक्ट को भी डिस्कस करता। तो जी जी। न्यूज़पेपर से सर थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि अभी इस समय में एफआरबीएम एक्ट का क्या स्टेटस है, और जो हाल ही में जो कमेटी बैठी थी एफआरबीएम एक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या क्या डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो वो सर जी थोड़ा सा करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में ही कवर होता है। तो वो सारे डेटा मैं पुट इन कर सकता हूँ यहाँ पे। सर, तो ये तो सेशन काफी अच्छा रहा सर। लास्ट में बस एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल जी से मैं आपके उस पॉइंट को जानना चाहूंगा जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है कि जब आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जब आप पढ़ के आए हैं, तो आपके पास एक पहले से एक एडिटिव एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे टॉप क्लास के फैकल्टीज होते हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि अमर्त्य सेन भी वहाँ पर एक तरह के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर। विजिटिंग फैकल्टी है वहाँ पर। तो उसका कुछ आपको मतलब, और ये भी है साथ साथ कि एक थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच रहता है वहाँ पर। और जो आपने जैसे किताब रेफर बताया एचएल आहूजा, जिंगन, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा चीजों का एक्सप्लेन किया गया है। तो वो स्टडी और आपने के जो ये अप्रोच रखा था, इसमें कहाँ तक आपको सपोर्ट किया गया, आपने कैसे इन दोनों को मैनेज किया? जैसे सर ये जितने भी क्वेश्चंस है सर, और जो मैं डीएससी में पढ़ता हूँ, दोनों का जो सिलेबाई है बिल्कुल ही अलग अलग है सर। कि जी डीएससी जी। में क्या फोकस करते हैं वो बिल्कुल ही रिसर्च पे फोकस करते हैं। तो वो पूरा मैथमेटिक्स होता है। अगर आप उनको जैसे फिजिकल मैनेजमेंट भी समझाना है तो वो ऐसे इक्वेशंस का यूज करके करते हैं। तो वो सर मैं समझता हूँ कि इस बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। और बीपीएससी का जो है यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है वो बिल्कुल ही अंडर ग्रेड लेवल पे होता है। और जितना मैंने आंसर राइटिंग किया है, या जिन टीचर्स के साथ मैंने आंसर राइटिंग किया है, वो चाहते नहीं है कि आप ऐसे कुछ मैथमेटिकल बहुत ज्यादा जार्गन यूज करो। कि वो चाहते हैं आप एक स्टैंडर्ड आंसर लिखो। क्योंकि सर जो चेक कर रहे होते हैं इन्विजिलेटर्स, हो सकता है वो उनको कभी कभार लगे कि यार इसने क्या लिख दिया है, और उनको लगे ओके। कि शायद आप स्मार्ट बन रहे हैं ज्यादा। तो वो एक स्टैंडर्ड आंसर खोजते हैं, और आप वहां से डेविएट करेंगे तो आपके मार्क्स भी डेविएट करते हैं फिर। जी जी। ये तो आपकी बात बहुत लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी देगी कि जी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है बिल्कुल डिफरेंट गेम प्लान है यहाँ पर। और यहाँ पे सब जी फिर से बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अप्रोच ही बदल जाता है। वहाँ पर जी रिसर्च है, वहाँ पर डेटा एनालिसिस ज्यादा करना पड़ता है आपको एकेडमिक एग्जाम में। पर यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल पॉइंट पे ज्यादा आपको रिलाई करना पड़ता है। तो ये तो सेशन काफी फ्रूटफुल रहा सर। और ये काफी लोगों को, और खासकर कि इकोनॉमिक्स मैंने देखा है बहुत से लोगों की चॉइस रहती है, पर एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जी जी तो बिल्कुल सर। मैं तो खासकर इस सेशन के लिए आपका बहुत थैंकफुल हूँ। और वो लोग भी जो
फायदा मिलेगा वो आपको जरूर इस सेशन के थ्रू याद करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वरुण जी, आपका बहुत समय लिया हम लोगों ने, और डेफिनेटली मैं ऐसा जरूर कहूंगा कि आज जो आपने हमारे साथ साथ दिया है, सहयोग किया है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और बहुत सारी आपको विशेष मिलने वाली है उन लाभ को